देखिए बेटा, जब आपने शॉर्ट वीडियो में आपने रिस्टोरिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने ये बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट रहती है, मीन्स अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो जब आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट आ गया, दिमाग में आपको रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट आ गया, तो इसके बेसिस पे अब हम वर्क डन की बात करेंगे कि वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स, कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ वर्क डन, आपके पास नेक्स्ट पार्ट जो आप एनर्जी ट्रांसफर के केस को जब आपने समझना है, तो एनर्जी ट्रांसफर के केस को समझने के लिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो आप देखिए कि आपके पास अब हम नेक्स्ट मोमेंट में आपके पास इसी डायग्राम का यूज करते हुए हम वर्क डन का केस बताएंगे कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन क्या होगा इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पहला शॉर्ट वीडियो जो था वो आपके पास था रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं ये कंसेप्ट ऑफ वर्क डन है इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने डायग्राम ऊपर वाला ही कंसिडर करना है जो आपके पास प्रीवियस शॉर्ट वीडियो में हमने समझाया। अब देखिए बेटा, इस डायग्राम को समझते समय मैं यहां पर ये ले रहा हूं कि पार्टिकल जो ओ पोजीशन से जब मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, देखिए मैं इसके लिए अब ग्रीन पेन का यूज करूंगा ताकि आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकें साथ साथ। हमने कहा जब आपने इस एटम को मूव किया टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम ऑन द डाउन साइड, तो ध्यान रखिएगा आप क्या लगा रहे हैं, आप इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी जाके वो एटम ओ से एक्स की तरफ मूव कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा जब आप इसको नीचे की तरफ ले रहे हैं, इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी तो एक्ट कर रही है कंटिन्यूसली, जो इसको किस तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, बैक टू इट्स मीन पोजीशन। इसका मीनिंग है जब आप इस एटम को मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो आपको इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट करना है। क्या करना है? इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। रिस्टोरिंग फोर्स उसको बैक टू मीन पोजीशन खींचना चाहती है, आप इस एटम या मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करना चाहते हैं अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स। भाई एफ आर के आप अगेंस्ट लेना चाहते हैं, तभी जाके डिस्प्लेस करेगा अबाउट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो नेचुरली जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा मैंने एफ आर के अगेंस्ट जो फोर्स लगाई है वो फोर्स कौन सी है? वो अप्लाइड फोर्स है जो डाउनवर्ड साइड एक्ट कर रही है। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, मैं इसको एफ अप्लाइड कह रहा हूं। ये एफ अप्लाइड जो है, हम साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ये एफ अप्लाइड बिल्कुल नेगेटिव है रीस्टोरिंग फोर्स के। अगर मैं आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ आपके पास एनर्जी की मैं अगर यहां पर बात जीरो करता हूं, आप देखिए आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, आपने डिस्प्लेसमेंट किया इस बॉडी में, तो डिस्प्लेसमेंट जो है अगर मैं लेट करता हूं पार्टिकल यहां से लेके यहां तक मूव करने में, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम कर रहा है, बिल्कुल कम। दैट इज इनफाइनेटली वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम dy से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको पता है बेटा वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। अब मुझे बताइए अगर डिस्प्लेसमेंट, हमारे केस में डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटी है, बहुत ही कम है, दैट इज dy, उसका डॉट प्रोडक्ट मैं लगा रहा हूं, जो फोर्स आपने डाउनवर्ड साइड में अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स आपने जो अप्लाई किया, तो इन दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट कम है, फोर्स आपने जितना भी लगाया है, तो वर्क डन भी कितना होगा? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dw से। अब आप देखिए ये F जो है ये अगेंस्ट है, मींस किसके? रिस्टोरिंग फोर्स के, तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव फोर्स भी कह सकता हूं। दैट फोर्स इज नेगेटिव फोर्स व्हेन कंपेयर्ड विद द रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर मैं यहां पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगाऊं, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि वो आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। लेकिन हम कह रहे हैं ये जो फोर्स मैंने अप्लाई की है ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है, इसलिए मैं यहां पर नेगेटिव साइन का भी क्या करूंगा? यूज करूंगा। तो आप देख रहे हैं वर्क डन जो आप निकाल रहे हैं वो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन नहीं है।
that work done is negative work done because we are actually considering all the things according to the restoring force. अब मुझे बताइए F की वैल्यू m इंटू ए जो हमने लिया है दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, पर लेकिन ये फोर्स क्या है? नेगेटिव। डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको सेकंड स्टेप में, ऊपर वाले स्टेप में देखिए, मैं माइनस की जगह माइनस लेता हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपने पढ़ा हुआ, मैं यहां पर ब्रैकेट में लिखता हूं, दैट इज बिकॉज वी नो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है ये होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द बोथ। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कॉस ऑफ एंगल कितना है? हमारे पास देखिए नेगेटिव साइन ऐसा रहा। एफ वेक्टर का मॉडुलस एफ होगा, आप इसको मॉडुलस ऑफ एफ लिख सकते हैं। डी वाई वेक्टर का मॉडुलस डी वाई होगा इंटू कॉस ऑफ, मुझे बताइए एफ जो था वो अप्लाइड फोर्स था, डी वाई डिस्प्लेसमेंट थी, दोनों का डायरेक्शन क्या था? सेम अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसलिए जब सेम डायरेक्शन होगा तो एंगल कितना होगा? 0। और आपको बेटा पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए इसको सॉल्व करने पे आता है माइनस की जगह माइनस, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी वाई होगा इंटू कॉस ऑफ 0 की जगह 1, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ डी वाई। और एफ मैंने क्या कहा? एफ क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ की वैल्यू कितनी है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। नेगेटिव की जगह नेगेटिव, एफ की जगह एम ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एंड डी वाई की जगह डी वाई। तो आप देख रहे हैं आपने जो वर्क डन यहां पर निकाला, किस केस में? जब पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे अबव डायग्राम में, तो आपने देखा जब ये पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो मीन से एक्सट्रीम जाते समय जब ये पार्टिकल लेट कर रहे हैं कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहां पर कवर कर रहा है, दैट इज डी वाई, बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड, वो फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है, जो मीन की तरफ एक्ट कर रही है, वो फोर्स हमने अप्लाई की। इस डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो आपके पास यहां पर क्या स्टोर हो रहा है? एज वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल या इन दिस पर्टिकुलर एटम, जो भी आप केस ले रहे हैं हमारे केस में। तो ये वर्क डन कैसा है? नेगेटिव। पर बेटा आप अगर प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, हमने एक लेक्चर आपको करवाया था, वीडियो लेक्चर करवाया था। वो वीडियो लेक्चर था एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपको याद आ रहा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें हमने एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल निकाला हुआ है। और वो एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल क्या निकाला था, मैं उसके लिए मैं आपके पास प्रीवियस एक्सप्रेशन को ओपन कर रहा हूं। अगर ये ओपन हो जाता है मेरे पास, यहां पर मैं लेट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल में भी हो सकता है बिगिनिंग में होगा, लेट मी चेक इट आउट। हमने ये एक्सेलरेशन निकाला था, ये एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद होगा मैं यहां पर दिखा देता हूं उसको। एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया था। और इस एक्सप्रेशन, इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था हमारे पास एक्सेलरेशन का, वो आया था एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये जो इक्वेशन स्टार में हमने लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब कुछ बच्चे जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए कि ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व हुआ है। अब देखिए बेटा, मैं ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मैं वही वैल्यू अब कहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा? हमारे इस एक्सप्रेशन की जगह। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज नो फॉर अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल executing simple harmonic motion, its acceleration will be given by, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, एंड दैट वैल्यू इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड दैट हैज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड। अब ये कैसे आया? आपने उसको सॉल्व किया हुआ, इसलिए मैं वी नो लिख के इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको हमारे केस में इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 मानता हूं, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो मुझे बताइए बेटा, स्मॉल वर्क डन जो डी डब्ल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ एम। ए की जगह मुझे क्या डालना है? माइनस
omega square y into dy, and this can be negative becomes positive, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा m omega square y dy। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये आपने निकाली है वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, जो पार्टिकल कर रहा है इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। भाई कौन सी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज वी आर टेकिंग हियर एज व्हाट, dy। हमने यहां पर डायग्राम में देखिए बेटा, डायग्राम में हमने बताया कि पार्टिकल जब बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, dy डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो वही स्मॉल वर्क डन हमने यहां पर निकाल लिया है। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब बात आती है कि हम तो स्मॉल वर्क डन नहीं निकाल रहे, हम तो निकालना चाहते थे कि पार्टिकल जब अपनी मेन पोजीशन से जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन तक टोटल वर्क डन कितना निकाला है। हमने ये जो स्मॉल वर्क डन निकाला, हमने एक छोटे से हिस्से में निकाला है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करके। अब मुझे बताइए, ये छोटे छोटे हिस्से जब मैं dy डिस्टेंस के हिस्से जब ऐड करता जाऊंगा, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली एडिंग ऑल सच थिंग्स, वी कैन इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट्स। भाई इंटीग्रेट कर सकता हूं कहां से कहां तक? 0 मींस मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैं डिस्प्लेसमेंट जनरली इसको डिफाइन करता हूं y, कि y डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया या डिस्प्लेस किया अबाउट द मीन पोजीशन। तो मैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमारी जो एक्सप्रेशन वर्क डन की आई है, जो स्मॉल वर्क डन हमने निकाला है, हम उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द प्रॉपर लिमिट्स। और हमारे लिए प्रॉपर लिमिट्स क्या है? 0 से लेके y तक की डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर टोटल वर्क डन, WD stands for work done, of a vibrating particle can be obtained by integrating equation 3 between the proper limits। और हमारे केस में क्या है? 0 to y। हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम उसको अज्यूम कर रहे हैं y। क्यों? क्योंकि हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए बेटा, dw जो आपने इक्वेशन 3 में लिखा है, वो आपने निकाला है m ओमेगा स्क्वायर y dy। देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर रहा हूं बेटा, तो आई हैव टू अप्लाई द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखिए, राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन को देखिए, दिस इज द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? y। तो इसलिए y वाली टर्म तो आपके पास क्या है? वेरिएबल है। रेस्ट m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दीज आर नॉट द फंक्शन ऑफ y, इसलिए ये कांस्टेंट है। और क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी आपके पास 0 से लेके y तक को हम अप्लाई करेंगे। मीन्स कहां से लेके कहां तक आप डिस्प्लेस करें उस टोटल वर्क डन को निकालने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। आपको पता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इनवर्स है, तो इसलिए एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे, आपके पास बचेगा w, एंड विच इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन बच गया 0 to y फॉर y dy। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, दिस टोटल वर्क डन नाउ बिकम्स m ओमेगा स्क्वायर, मैंने इस टर्म को ऐसा लिखा। अब इस टर्म को देखिए, इंटीग्रेशन, मैं इसको कर्व लेके ब्रैकेट में लिख रहा हूं। अब इंटीग्रेशन ऑफ y dy किसके बराबर होता है? मैं आपको यहां पर हिंट दे देता हूं। आपने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n dx पढ़ा है, वो होता है x रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं रिप्लेस कर दूं, x को मैं रिप्लेस कर दूं y से और n को रिप्लेस कर दूं 1 से, क्योंकि मेरे पास डिफॉल्ट कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है? 1 है। आप इस वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान रखिए, ये हो जाएगा x की जगह y, ऊपर 1 प्लस 1 मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 2 y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी होता है, पर लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू जो डालेंगे वो आपके पास y स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा। पर लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिमिट क्या है? यहाँ पर लिमिट है 0 to y, आप यहाँ पर 0 to y
लिमिट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखिएगा W जो टोटल वर्क डन आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, m ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ गया, y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हमारे पास कहां से कहां तक थी, 0 से लेके y तक। तो मैंने यहां पर लिमिट 0 to y ले ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यही टोटल वर्क डन ये हो जाएगा। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर के 2 को अगर बाहर निकाल दूं, इट नाउ बिकम्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में सिर्फ आपके पास y स्क्वायर बच गया, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 to y। अब रूल कहता है कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और अगर मैं इसमें लिमिट्स ऐड करूं तो वेरिएबल y की जगह पहले मैं अपर लिमिट डालूंगा। अपर लिमिट हमारे पास ये है y, दिस इज द अपर लिमिट, और हमारे पास 0 क्या है, लोअर लिमिट। तो आप इन वैल्यूज को जब आप डालते हैं तो पहले अपर लिमिट को डाला जाता है y की जगह, तो हमारे पास y की जगह y ही रहेगा, तो इसलिए y स्क्वायर ही रहेगा। फिर आता है माइनस नेगेटिव ऑफ, फिर y की जगह मुझे लोअर लिमिट डालना है, तो y की जगह जब 0 डालूंगा तो 0 का क्या है, स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे क्या आया, मेरे पास टोटल वर्क डन आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और y स्क्वायर माइनस ये टर्म तो 0 ही होगी, तो इसलिए आपके पास सिर्फ ब्रैकेट में y स्क्वायर बचा, तो इसलिए मैं इसके साथ क्या लिख रहा हूं, y स्क्वायर। तो आपने देखा कि किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का आपने वर्क डन निकाल लिया। ये वर्क डन कौन सा था, जब आप पार्टिकल को उसकी मेन पोजीशन जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 था वहां से लेके उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जा रहे हैं जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट y अज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जा रहे हैं, तो उस दौरान पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है, हमने उस वर्क को निकाल दिया। अब आपको बेटा पता है कि ये वर्क स्टोर होता है इन द पार्टिकल एज पोटेंशियल एनर्जी। आप जब भी वर्क डन निकालते हैं तो आपको पता होता है कि वर्क डन इज ऑलवेज स्टोर्ड एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी एक्सप्रेशन निकालिए वहां पर वर्क डन का ही कंसेप्ट आता है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। भाई कौन सा वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टोर्ड इन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग simple harmonic motion as its potential energy। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने PE लिखा है, तो आप लिख सकते हैं which implies the potential energy is equals to, हम इसको सिंबॉलिकली U से रिप्रेजेंट करते हैं, this is equals to total work done which is equals to half of m omega square y square। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल को भी यहां पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। आपके पास जो भी इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर सकते हैं। तो आपने बेटा देखा इस लेक्चर में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है उसके बारे में बताया गया। तो आपने देखा कि पहले आप पार्टिकल को वाइब्रेट करते हुए जब देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट तो तभी करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स होगी। जब वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वाइब्रेट करेगा तो वो डिस्प्लेस भी करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट अगर छोटी सी कर रहा है तो वर्क डन भी छोटा होगा। पहले हम स्मॉल वर्क डन को निकालेंगे और फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। टोटल वर्क डन को निकालने के लिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, और यही टोटल वर्क डन आपके पास पार्टिकल में, वाइब्रेटिंग पार्टिकल में स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। ये आपके पास सेकेंड पार्ट था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के केस में, जो कि अब आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। अब हम थर्ड केस में, मीन्स थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे इन दोनों को सम करके टोटल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, उसको जनरलाइज करके हम एनर्जी ट्रांसफर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको पसंद हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसका फायदा उठा सकें। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकें। थैंक यू डियर।